बच्चों, हम सक्रिय द्रव्यमान के बारे में आपसे बात कर रहे थे। सक्रिय द्रव्यमान का एक क्वेश्चन मैंने बना भी लिया है, इसके दो क्वेश्चन और बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 1.7 ग्राम अमोनिया 0.25 लीटर के बंद पात्र में उपस्थित है, अमोनिया का सक्रिय द्रव्यमान ज्ञात करो। सवाल दे रखा है कि 1.7 ग्राम आपके पास अमोनिया है और वो 0.25 लीटर के बंद पात्र में, और इसका सक्रिय द्रव्यमान निकालना है। देखो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा वो हम समझ लेते हैं। मैंने आपको बोला था कि जो सक्रिय द्रव्यमान है, सक्रिय द्रव्यमान का हमारा एक तरह से मोलर सांद्रता ही है, और सक्रिय द्रव्यमान का फॉर्मूला क्या बताया था, ग्राम में भार अपॉन अणु भार इनटू 1 आयतन, और ये लीटर में, अगर आयतन आप मिलीलीटर में लेते हैं तो ऊपर 1000 लिख दिया जाता है। देखिए ग्राम में भार, अमोनिया का ग्राम में भार दे रखा है 1.7, अमोनिया का अणु भार होता है 17, 1 अपॉन आयतन लीटर में हमको दे रखा है 0.25 दे रखा है। ठीक है, इसको सोल्व करके देखें, पॉइंट्स हटाए दिया जाता है 100 और ये पॉइंट हटा दिया तो बनेगा 1/10। ठीक है, 17 से 17 कैंसिल हो गया, 25 से ये हो जाएगा 4 बार, 4/10 ये आ जाता है 0.4। इसका सक्रिय द्रव्यमान तुम बोल सकते हैं कि जो अमोनिया है, अमोनिया का सक्रिय द्रव्यमान आ जाएगा 0.4। सक्रिय द्रव्यमान बोला था ना कि स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अमोनिया का सक्रिय द्रव्यमान आ जाता है 0.4। ठीक है, यानी सक्रिय द्रव्यमान निकालने का मतलब एक तरह से उसकी मोलर सांद्रता निकालना है। वही तो जो मोलर सांद्रता का मतलब जो मोलरता का फॉर्मूला है वही सक्रिय द्रव्यमान का फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको। अगला सवाल है, 5 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड 2 लीटर के पात्र में उपस्थित है, कैल्शियम ऑक्साइड का सक्रिय द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है, 5 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको आपने किस में लिया, 2 लीटर के बंद पात्र में ले लिया है। इसका सॉल्यूशन देखें, कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड तो पता है कि सॉलिड होता है, ये तो सॉलिड है। और आपको मैंने आपसे बोला था जो प्योर सॉलिड होता है, जो प्योर सॉलिड है, जो शुद्ध ठोस है, उसका सक्रिय द्रव्यमान इकाई लिया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या देंगे, कैल्शियम ऑक्साइड का सक्रिय द्रव्यमान होगा 1, ये लीजिए 1 इसका आंसर देना है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकाल देते हैं। जबकि मैंने आपसे बोला था कि जो प्योर सॉलिड होते हैं इसके जो एक्टिव मासेज है वो हमेशा 1 लिए जाते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्योर सॉलिड है, इसका एक्टिव मास हमको 1 लेना है। ठीक है, चलिए जी, अब इस चैप्टर को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा देंगे। तो मैंने आपको सक्रिय द्रव्यमान के बारे में समझा दिया, सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है। अब हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। नेक्स्ट हमारा डिस्कशन है द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम, इसको बोला जाता है लॉ ऑफ मास एक्शन, या लिख दिया जाता है LMA, लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, समझते क्या होता है। सबसे पहले तो आपको ये बता देते हैं, जो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम है इसको दिया था गुल्डबर्ग एंड वागे ने। सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा, इसको दिया था GULDBERG, गुल्डबर्ग एंड WAAGE, वागे ने दिया। तो इसको जो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम है इसको बताया था गुल्डबर्ग एंड वागे ने। ठीक है, अभी क्या कहता है इस नियम के बारे में समझा है। तो ये नियम ये कहता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम बता रहा हूं मैं आपको। ये से बोला कि जो रासायनिक अभिक्रिया है, उस रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है, उस रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है वो उसके क्रियाकारक पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। वापस सुनो, रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है, रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है वो उसके जो क्रियाकारक पदार्थ है उनके जो सक्रिय द्रव्यमान है उनके गुणनफल के समानुपाती होता है। और इसके साथ साथ ये भी बोला, वो जो सक्रिय द्रव्यमान है उनकी जो पावर है, उनकी पावर में क्या लिखना है कि जो उस क्रियाकारक के गुणांक है, वो जो उसका रस समीकरण में जो गुणांक है वो उसकी पावर में चला जाता है। एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। पहले जो डेफिनेशन बोली वो मैं समझा, मैंने आपको जो समझाया वो मैं हमने लिख भी दिया है। देखो लिखा है रासायनिक अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया का वेग, रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, जिनकी घातें संतुलित रासायनिक समीकरण में उन्हीं के रस समीकरण में थे गुणांक के, जिनकी घातें संतुलित रासायनिक समीकरण में उन्हीं के रस समीकरण में थे गुणांक है, मतलब उसके समानुपाती है। और उनकी घातें क्या है, जो उसके रस समीकरण में थे गुणांक है वही उनकी घात बन जाती है। एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। हमने मान लिया एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, हमने माना एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया, और उत्क्रमणीय अभिक्रिया मैंने मान ली N1A + N2B, इससे मैंने बना दिया है M1C + M2D। देखो
जब ए और बी क्रिया करके सी और डी बनाएंगे तो इसको बोलेंगे अग्रअभिक्रिया। अग्रअभिक्रिया, तो अग्रअभिक्रिया का जब वेग इसको लिखा जाता है आर एफ। ये आर एफ का मतलब अग्रअभिक्रिया का वेग, आर का मतलब रेट, एफ का मतलब फॉरवर्ड। इसका मतलब अग्रअभिक्रिया के लिए क्रियाकारक होगा हमारा ए और बी। अगर हम बात करें उत्क्रमणीय अभिक्रिया तो सी और डी मिलकर वापस क्रियाकारक बनाएंगे। तो जो पश्च अभिक्रिया होगी उसका जो वेग होगा उसको हम लिखेंगे आर बी, और पश्च अभिक्रिया के लिए पश्च अभिक्रिया जो होगी उसका क्रियाकारक बन जाएगा सी और डी। यहाँ पर N1 N2 इनके गुणांक है, M1 M2 सी और डी के गुणांक होते हैं। ठीक है, अब मेरे को वेग लिखना है तो मैं सबसे पहले लिखूंगा अगर अभिक्रिया का वेग। अभी भी क्या बोला, अभिक्रिया का जो वेग होता है वो उसके क्रियाकारक पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा, और उसकी घात क्या होगी, जो उसका गुणांक होगा। तो मैं लिखने जा रहा हूँ अग्र अभिक्रिया का वेग। देखो उधर मैंने लिखा अग्र अभिक्रिया का वेग, इसको बोलते हैं आरएफ। अग्र अभिक्रिया का वेग आरएफ किसके समानुपाती होगा। अब अग्र अभिक्रिया के लिए क्रियाकारक कौन है, ए और बी है। तो ये लिखा मैंने स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ ए, इसका मतलब ए का सक्रिय द्रव्यमान, और ये लिखा बी का सक्रिय द्रव्यमान, और ए का गुणांक N1 है तो देखो ए की घात बन गई N1, और बी का गुणांक N2 है तो बी की घात बन गई N2। मतलब उनके जो गुणांक है वो उनकी घात में लिख दिए जाते हैं। ये समानुपाती है। अगर समानुपाती को हटाएंगे तो एक स्थिरांक लिखेंगे, तो इसका स्थिरांक लिख दिया मैंने KF। तो ये लिखा मैंने RF बराबर KF, ए का सक्रिय द्रव्यमान इसकी पावर N1, बी का सक्रिय द्रव्यमान किसकी पावर N2। इसको समीकरण नंबर 1, ये बेसिकली स्क्वायर ब्रैकेट बना दिए जाते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब एक तरह से आपने उसको लिख दिया सक्रिय द्रव्यमान। चलिए, ये आपने जैसा अग्र अभिक्रिया का वेग लिखा ना, आप इसी प्रकार से पश्च अभिक्रिया का वेग लिखो। मैं लिखने जा रहा हूँ पश्च अभिक्रिया का वेग, इसको बोलते हैं आरबी। आरबी का मतलब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। पश्च अभिक्रिया का वेग अब वो किसके समानुपाती होगा, तो पश्च अभिक्रिया का क्रियाकारक कौन है, सीओडी, और गुणांक क्या M1 M2। तो लिखेंगे सी का सक्रिय द्रव्यमान, इसका गुणांक आएगा, गुणांक M1 है तो घात M1 बन जाएगी, और डी का सक्रिय द्रव्यमान इसकी घात M2 बन जाएगी। समानुपाती है, इस समानुपाती को हटाएंगे तो यहाँ पे भी एक स्थिरांक आएगा। तो यहाँ स्थिरांक लिखा मैंने KB, तो हम लिख सकते हैं RB बराबर आ जाएगा KB, सी का सक्रिय द्रव्यमान की पावर M1 और डी का सक्रिय द्रव्यमान की पावर M2। इसको बोलते हैं समीकरण नंबर 2। ये हमारे पास में समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 समीकरण आ गई है। हमें तो साम्य पर बात करनी है, साम्य स्थिरांक का साम्य पर होगा। साम्य पर बताया था ना RF बराबर RB होगा, अग्र अभिक्रिया का वेग और पश्च अभिक्रिया का वेग बराबर होगा। तो साम्य पर RF RB को बराबर कर दो, तो RF ये रहा KF ए की पावर N1, B का पावर N2, ये तो हमने RF लिखा, और RB की जगह लिखा हमने KB, C का पावर M1 और D का पावर M2, ये हमने इसको अरेंज कर दिया। ठीक है, चलिए जी, अब मैं क्या करता हूँ, ये KF भी स्थिरांक है और KB भी स्थिरांक है, इस KB को इधर डिवाइड करता हूँ और A और B को उधर डिवाइड कर देता हूँ। तो देखो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी हमारी, KB को उधर डिवाइड किया तो ये बन गया KF अपॉन KB बराबर C की पावर M1 इंटू D की पावर M2 अपॉन आ जाएगा A का पावर N1 इंटू B की पावर N2। KF भी स्थिरांक है और KB भी स्थिरांक है, इस स्थिरांक में स्थिरांक का भाग लगाएंगे तो भी स्थिरांक आएगा। तो ये भी नियतांक हो गया और ये भी नियतांक हो गया। KF का मतलब होता है अग्र अभिक्रिया का वेग नियतांक, KB का मतलब है पश्च अभिक्रिया का वेग नियतांक। लिखा मैंने KF है अग्र अभिक्रिया का वेग नियतांक, KB हमारे पास पश्च अभिक्रिया का वेग नियतांक। तो KF भी वेग नियतांक है, KB भी वेग नियतांक है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो वो भी नियतांक आएगा, और उस नियतांक को बोल देते हैं साम्यावस्था स्थिरांक। तो उसकी जगह लिखा मैंने KEQ का मतलब K इक्विलिब्रियम, इसको बोल देते हैं साम्यावस्था स्थिरांक। तो ये लिखा हमने K इक्विलिब्रियम बराबर C का पावर M1 इंटू डी का पावर M2 अपॉन A का पावर N1 इंटू B का पावर N2। तो ये हमने साम्यावस्था स्थिरांक का एक फॉर्मूला बना दिया। तो साम्यावस्था स्थिरांक बराबर COD उत्पाद है और A और B क्रियाकारक है। तो कुल मिला के बात ये, साम्यावस्था स्थिरांक लिखने का तरीका क्या है, ऊपर क्या लिखा जाता है उत्पाद, नीचे लिखा जाता है क्रियाकारक। ये तो है उत्पाद अपॉन क्रियाकारक, और उनके गुणांक उसके घात में बना दिए जाते हैं। ये लीजिए याद जाता है। तो KF क्या है अग्र अभिक्रिया का वेग नियतांक है, KB पश्च अभिक्रिया का वेग नियतांक है, और K इक्विलिब्रियम EQ, K इक्विलिब्रियम इसको बोल दिया जाता है साम्यावस्था स्थिरांक। ये हमारा साम्यावस्था स्थिरांक होता है। ठीक है जी, देखो अब ये जो साम्यावस्था स्थिरांक है ना, इस साम्यावस्था स्थिरांक को भी लिखने के 3 तरीके हैं। एक तो साम्यावस्था स्थिरांक को लिखा जाता है सांद्रता के पदों में, एक जो साम्यावस्था स्थिरांक है इसको लिखा जाता है आंशिक दाब के पदों में, एक जो साम्यावस्था स्थिरांक है इसको लिखने का तरीका होता है मोल्विन के पदों में। इसको मतलब इसको भी लिखने के 3 तरीके होते हैं। एक तो लिखा जाता है सांद्रता के पदों में, सांद्रता के पदों में जैसे आपने साम्यावस्था स्थिरांक लिखा उसको बोल देते हैं KC। एक लिखा जाता है आंशिक दाब के पदों में, जैसे आपने साम्यावस्था स्थिरांक को आंशिक दाब के पदों में लिखा उसको बोला जाता है KP। और एक लिखा जाता है मोल्विन के पदों में, जब मोल्विन के पदों में लिखते हैं इसको बोला जाता है KX। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे मैं आपको ये समझा रहा हूँ। देखो
साम्य अवस्था स्थिरांक के प्रकार, मैंने आपसे क्या बोला, 3 प्रकार से लिखा जाता है। नंबर 1 सांद्रता के पदों में, आप सांद्रता के पदों में लिखोगे तो उसको केसी बोल दिया जाता है, के और इसके नीचे एसएससी लिख दिया जाता है। दूसरा आंशिक दाब के पदों में उसको लिख दिया जाता है केपी, और एक होता है मोलबिन के पदों में उसको बोल दिया जाता है केएक्स। तो 3 प्रकार से लिखा जा सकता है। साम्य अवस्था जो स्थिरांक है उसको लिखने के 3 तरीके हैं। एक तो सांद्रता के पदों में तो केसी बोल देंगे, आंशिक दाब के पदों में लिखोगे तो केपी बोलेंगे, मोलबिन के पदों में लिखोगे तो केएक्स बोलेंगे। हाँ, लिखने का तरीका वही है, उत्पाद अपॉन क्रिया कारक। एक अभिक्रिया लेता हूँ, मैंने एक इन जनरल एक जनरल समीकरण ले लिए, N1A प्लस N2B, इससे मैंने बना दिया M1C प्लस M2D बना दिया है। अब देखो ये अभिक्रिया है ना, इसके लिए मैं आपको केसी, केपी और केएक्स तीनों लिखना सिखाता हूँ। सबसे पहले मैं केसी लिखूंगा। लिखने का तरीका क्या है, उत्पाद अपॉन क्रिया कारक लिखना है। हाँ, उनके जो गुणांक है वो घात बनानी है। चलिए जी, केसी लिखने का मतलब सांद्रता लिखनी है, तो केसी क्या लिखूंगा, देखो सर, सी की घात M1, मतलब सी का सक्रिय द्रव्यमान की पावर M1, डी का सक्रिय द्रव्यमान की पावर M2, ए का सक्रिय द्रव्यमान का पावर N1 और बी का सक्रिय द्रव्यमान की पावर N2। ये तो हमने अभी भी लिखा था। मेरे को केपी दिखाया ना आपको, केपी देखो। अब केपी क्या लिखूंगा, मैंने आपसे क्या बोला, लिखना वही है, उत्पाद अपॉन क्रिया कारक। अब केपी है, इसका आंशिक दाब लिखोगे। उत्पाद कौन है, सीओडी, तो क्या लिखा, देखो मैंने पीसी का मतलब सी का आंशिक दाब, इसकी पावर M1, डी का आंशिक दाब की पावर M2 अपॉन ए का आंशिक दाब की पावर N1 और बी के आंशिक दाब की पावर N2। देखो ये केपी लिख दिया। अगर आपको केसी लिखना है तो केसी लिखने का तरीका, सी की मोलबिन की पावर M1, डी की मोलबिन की पावर M2 अपॉन ए की मोलबिन की पावर N1 इंटू बी की मोलबिन की पावर N2। इस बात का ध्यान रखना, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट केवल और केवल सांद्रता में ही बनाए जाते हैं। आप आंशिक दाब और मोलबिन के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट मत बना देना, ये केवल सांद्रता में बनाए जाते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको एक ही समीकरण के लिए केपी, केसी और केएक्स तीनों लिखना सिखा दिया। ये तो सामान्य समीकरण है। चलो अपन एक काम करते हैं, कुछ एग्जांपल लेके बात करते हैं। देखिए मैंने एक अभिक्रिया ले ली है, N2 प्लस 3s2 से मैंने 2NH3 बना दिया। देखो सबकी भौतिक अवस्था लिख रखी है मैंने, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया तीनों गैस अवस्था में। रुको, कैसे लिखना है, तो कैसे कैसे लिखूंगा, उत्पाद अमोनिया का सक्रिय द्रव्यमान की पावर 2 अपॉन नाइट्रोजन की पावर 1 और हाइड्रोजन की पावर 3। ये तो कैसे आ गया। केपी लिखना है तो केपी क्या लिखूंगा, अमोनिया का आंशिक दाब की पावर 2 अपॉन नाइट्रोजन का आंशिक दाब इनटू हाइड्रोजन के आंशिक दाब की पावर 3। ये लीजिए केपी बन गया। ऐसे आप केएक्स भी लिख सकते हो, केएक्स बराबर अमोनिया की मोलबिन की पावर 2 अपॉन नाइट्रोजन की मोलबिन इनटू हाइड्रोजन की मोलबिन की पावर 3 लिखा जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लिया। नेक्स्ट एग्जांपल ले लिया मैंने NH4HS, ये सॉलिड है, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड, इससे बना अमोनिया गैस प्लस H2S गैस बन गया। अब इसके लिए केसी लिखना है तो केसी क्या लिखेंगे, उत्पाद अपॉन क्रिया कारक। उत्पाद में लिखेंगे अमोनिया का सक्रिय द्रव्यमान इनटू H2S का सक्रिय द्रव्यमान अपॉन इसका सक्रिय द्रव्यमान। अब ये सॉलिड है और सॉलिड का एक्टिव मास 1 होता है, इसलिए देखो उसको नहीं लिखा जाता है। तो जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर कोई सॉलिड आ जाए ना, तो उसका एक्टिव मास 1 होता है, या ऐसे बोल सकते हैं उसको हम केसी और केपी के पद में लिखते समय इंक्लूड नहीं करते। केपी लिखना है तो केपी क्या लिखा जाएगा, अमोनिया का आंशिक दाब इनटू H2S का आंशिक दाब। देखो इसको तो 1 ले लिया हमने, इसी प्रकार से हमने केएक्स लिखा तो केएक्स क्या बनेगा, अमोनिया की मोलबिन इनटू H2S की मोलबिन। सॉलिड को नहीं लेना होता है, इस बात का भी ध्यान रखना। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 सॉलिड है, इससे बन गया कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस बन गया। अब देखो इसमें ये भी सॉलिड है और ये भी सॉलिड है और ये केवल गैस है। इसका मतलब केसी, केपी वगैरह लिखते समय ना तो हम कैल्शियम कार्बोनेट को लेंगे ना कैल्शियम ऑक्साइड को लेंगे, केवल और केवल हम CO2 गैस को लेंगे। इसका केसी क्या बनेगा, केसी इक्वल टू बनेगा CO2 का सक्रिय द्रव्यमान, क्योंकि ये दोनों तो 1 हो जाएंगे। अगर केपी लिखना है तो केपी बन जाएगा इसका CO2 का आंशिक दाब, और केएक्स लिखना है तो ये बनेगा CO2 की मोलबिन। इस प्रकार से ये केपी और केसी और केएक्स के फॉर्मूले बनाए जाते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको केपी, केसी, केएक्स लिखना सिखा दिया ना। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ केपी और केसी में क्या संबंध होता है। तो नेक्स्ट हमारा डिस्कशन है केपी तथा केसी में संबंध। अब मैं आपको बता देता हूँ केपी और केसी में संबंध क्या होता है। हमने एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया मान ली है। अब मैं क्या करा, वो जो अभिक्रिया ली है ना उसी को लेके चलता हूँ। तो N1A प्लस N2B से हमने M1C प्लस M2D बना दिया। ये ABCD सारे गैस मान के चल रहा हूँ मैं। इसके लिए मैंने केपी लिखा, केसी लिखा। इसका केसी आएगा, ये केसी उत्पाद अपॉन क्रिया कारक, C की पावर M1, D की पावर M2 अपॉन A का पावर N1, B का पावर N2, ये तो हमने लिख दिया। अगर केपी लिखे तो केपी बराबर क्या आएगा, C का आंशिक दाब की पावर M1, D का आंशिक दाब की पावर M2, A का आंशिक दाब की पावर N1 और B के आंशिक दाब की पावर N2। यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो अभी जो लिखना सिखाया था बिल्कुल वो का वही लिखा हमने।
चलिए जी, अब देखो आदर्श गैस समीकरण होती है पीवी बराबर एनआरटी। आदर्श गैस समीकरण होती है पीवी बराबर एनआरटी। पीवी बराबर एनआरटी होती है, इस v को इधर डिवाइड कर दो तो आ जाता है p बराबर n अपॉन वी आर इंटू टी। n मोल होते हैं, v आयतन होता है, और मोल अपॉन आयतन को बोलते हैं सांद्रता, तो n अपॉन v की जगह लिखूंगा मैं c, तो फॉर्मूला बना p बराबर सी आर टी। चलिए जी, अगर मेरे को लिखना है pa, अगर मेरे को लिखना एकांशिक दाब, तो एकांशिक दाब क्या होगा, तो एक की सांद्रता इंटू आर इंटू टी, तो लिखा मैंने pa क्या आ गया, एक की सांद्रता का मतलब एक का सक्रिय द्रव्यमान r इंटू टी। अगर मेरे को लिखना है pb, p का आंशिक दाब लिखना है तो क्या लिखूंगा, b की सांद्रता r इंटू टी, ये लीजिए b का सक्रिय द्रव्यमान r इंटू टी। मेरे को लिखना pc, pc का मतलब c का आंशिक दाब, तो वो क्या लिखा जाएगा, c का सक्रिय द्रव्यमान r इंटू टी। मेरे को लिखना pd, pd का मतलब d की सक्रिय द्रव्यमान r इंटू टी। तो ये मैंने pa, pb, pc और pd का मान निकाल लिया। अभी हमारे पास जो kp का फॉर्मूला आया था, उस kp के फॉर्मूले में था ना pa, pb, pc, pd, उनकी जगह ये मान रख देता हूँ, तो देखो फॉर्मूला बनेगा kp बराबर, यहाँ था ना pc की पावर m1, तो pc की जगह मैंने ये लिख दिया है c का सक्रिय द्रव्यमान r इंटू टी, इसकी होल पावर आ गया m1। यहाँ पे था d का आंशिक दाब, तो उसकी जगह लिख दिया मैंने d का आंशिक दाब की जगह d का सक्रिय द्रव्यमान r इंटू टी, इसकी पूरे की पावर आ गया m1। यहाँ था एक आंशिक दाब, उसकी जगह लिख दिया हमने एक का सक्रिय द्रव्यमान r इंटू टी, इस पूरे की पावर n1, b का सक्रिय द्रव्यमान r इंटू टी, इस पूरे की पावर n2, यहाँ तक आ गया। अब मैं काम करता हूँ, इसको से लिख देता हूँ c का पावर m1, d का पावर m2, a का पावर n1 और b का पावर n2, इसको तो मैंने अलग कर दिया। ऊपर बचा मेरे पास rt की पावर m1 प्लस m2, नीचे बचा rt की पावर n1 प्लस n2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं kp बराबर c का पावर m1, d का पावर m2, a का पावर n1, b का पावर n2 और r और t की पावर, ऊपर था m1 प्लस m2, नीचे था n1 प्लस n2, तो नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा m1 प्लस m2 ब्रैकेट में माइनस n1 प्लस n2, ये हमने इस प्रकार से लिख दिया है। ठीक है जी, इसकी नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। अब देखो ये जो बना इस पूरे की जगह तो आप लिख सकते हो kc, ये तो पूरा आ जाएगा kc। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए आप, kp बराबर क्या आ गया, kc rt की पावर m1 प्लस m2 माइनस n1 प्लस m2। m1 प्लस m2 का मतलब क्या हुआ, उत्पाद के गैसीय मोल, n1 प्लस n2 का मतलब क्रियाकारक के गैसीय मोल, यानी एक तरह से क्या कर रहे हैं, उत्पाद के गैसीय मोलों को जोड़ रहे हैं, उसमें से क्रियाकारक के गैसीय मोल को घटा रहे। तो इस पूरे की जगह लिख दिया मैंने डेल्टा n, और g इसलिए लिखा क्योंकि गैसीय मोल ले रहे हैं, तो हमारे पास संबंध आ गया kp बराबर kc rt की पावर डेल ng, डेल्टा ng। g से ले लिखा रहे, जी इसलिए लगा रहे क्योंकि गैसेस मोल लेने, अगर सॉलिड आ रहा है ना तो सॉलिड को नहीं लेना है, इसलिए आप याद कर लीजिए, फॉर्मूला याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हमारे क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने में बहुत कम आएगा। kp बराबर kc rt की पावर डेल्टा ng। यहाँ पर डेल्टा ng क्या है, डेल्टा ng उत्पाद के कुल गैसीय मोल माइनस क्रियाकारक के कुल गैसीय मोल। डेल्टा ng कैसे निकालेंगे, उत्पाद के जो कुल गैसीय मोल है उसमें से क्रियाकारक के कुल गैसीय मोल को माइनस करेंगे तो हमारे पास में जाएगा डेल्टा ng। ये संबंध आ गया kp बराबर kc rt की पावर डेल्टा ng। ठीक है, अब देखो जो डेल्टा ng है ना, अभी क्रिया का जो डेल्टा ng है वो 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 से छोटा भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। सपोज अभी क्रिया का डेल्टा ng का मान 0 से बड़ा है, मैंने केस लिया इफ डेल्टा ng ग्रेटर देन 0। आप इस फॉर्मूले में देखो, अगर डेल्टा ng का मान 0 से बड़ा हो तो क्या बोलेंगे, kp का मान kc से बड़ा होगा, तो देख सकते हैं kp का मान kc से बड़ा होगा। तो अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया है और उस रासायनिक अभिक्रिया का डेल्टा ng 0 से बड़ा है तो ये बोल देना वो जो रासायनिक अभिक्रिया है उसके लिए kp का मान kc से बड़ा होगा। एक एग्जांपल लिया मैंने इसको समझने के लिए, PCl5 का फ्यूजन हुआ, PCl3 प्लस Cl2 मिला, इसका डेल्टा ng निकाले, उत्पाद के गैसीय मोल, उत्पाद के गैसीय मोल 2, क्रियाकारक का गैसीय मोल 1, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1। इसका मतलब इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए kp का मान kc से बड़ा होगा, या ऐसे बोल सकते हैं इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए kp और kc का संबंध होगा kp बराबर kc rt, क्योंकि डेल्टा ng का मान 1 आ गया। एक और एग्जांपल लिया मैंने, एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, NH4HS सॉलिड है, इससे हमने अमोनिया गैस प्लस H2S गैस बना दिया, इसका डेल्टा ng निकाले। अभी बोला ना केवल गैस लेना है, तो उत्पाद के गैसीय मोल होंगे 2, क्रियाकारक का गैसीय मोल है ही नहीं, यानी 2 में से 0 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। हम लोग करते क्या है, 2 माइनस 1 करके 1 ला देते हैं, जबकि सॉलिड है, सॉलिड को नहीं लेना है, इसलिए यहाँ पर G लिख देते हैं, G का मतलब गैस मोल लेने होते हैं। तो इसका डेल्टा ng का मान आ गया 2, यानी इसके लिए संबंध क्या लिखेंगे, kp बराबर kc rt का स्क्वायर। ऐसे हो सकता है इस अभिक्रिया के लिए kp का मान kc से बड़ा ही आता है। ठीक है, ये तो हमने कौन सा केस ले लिया, जब डेल्टा ng का मान आपका 0 से बड़ा है,
ये भी तो हो सकता है यार, डेल्टा एन जी का मान 0 से कम हो, वो भी समझ लेते हैं केस। नेक्स्ट लिया मैंने, डेल्टा एन जी का मान 0 से कम है। अगर डेल्टा एन जी का मान 0 से कम होगा तो केपी का मान किसी से कम होगा यार, तो केपी छोटा होगा और केसी बड़ा होगा। एग्जांपल लिखा मैंने, N2 + 3s2 से हमने बना दिया 2NH3, उत्पाद के गैस से मोल है 2, क्रिया कारक है 4, 2 में से 4 माइनस करेंगे तो -2, यानी सभी क्रिया के लिए बोल सकते हैं केपी का मान केसी से कम होगा, या ऐसा बोल सकते हैं ये सभी क्रिया के लिए केपी और केसी का संबंध आ जाएगा, केपी बराबर केसी RT की पावर -2, ये इसके लिए संबंध बन जाएगा। ये तो आएगा संबंध। तीसरी संभावना क्या है, डेल्टा एन जी का मान ही 0 हो जाए। अगर डेल्टा एन जी का मान 0 हो गया तो हम बोल देंगे केपी और केसी का मान बराबर होगा। इसका एक एग्जांपल है, H2 + I2 से 2HI बना दिया, उत्पाद के गैस से मोल 2, क्रिया कारक के गैस से मोल भी 2, 2 - 2 करेंगे तो 0, बोल देंगे इस सभी क्रिया के लिए केपी और केसी का मान बराबर होता है। तो ये 3 चीजें ध्यान रख लेना। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए डेल्टा एन जी 0 से बड़ा है तो केपी केसी से बड़ा होगा, डेल्टा एन जी 0 से छोटा है तो केपी केसी से छोटा होगा, और डेल्टा एन जी 0 है तो केपी और केसी का मान बराबर होता है। ठीक है, इसमें एक स्पेशल पॉइंट और बता रहा हूं। हमने संबंध क्या लिखा, केपी बराबर केसी RT की पावर डेल्टा एन। मैंने क्या किया, ताप का जो मान है ना वो ले लिया 1/r केल्विन। ताप का मान कितना ले लिया, 1/r केल्विन। R होता है ना 0.0821, ये लीजिए 0.0821 केल्विन, और इसको सोल्व करेंगे तो आता है 12.18 केल्विन। इसका मतलब एक तरह से मैंने ताप का मान ले लिया है 12.18 केल्विन। अब देखो संबंध क्या कहता है, केपी बराबर होता है केसी RT के पावर डेल्टा एन जी। RT की जगह रखा मैंने 1/r, ठीक है, डेल्टा एन जी 1/r, ये R से R कैंसिल होगा तो यहाँ बचेगा 1, तो 1 का पावर डेल्टा एन जी, 1 का पावर डेल्टा एन जी क्या होता है, 1 ही होता है, तो केपी बराबर केसी आ गया। इसका मतलब केपी और केसी का मान बराबर कब कब आ सकता है, नंबर 1, ये सवाल बन गया ना एक तरह से कि केपी और केसी कब बराबर हो सकते हैं, तो सवाल तो एक उत्तर तो आप ये दे देना कि केपी और केसी का मान बराबर तब होगा जब अभिक्रिया का डेल्टा एन जी 0 होगा। एक तो ये केस बन गया, और दूसरा आप ये भी बोल सकते हैं कि डेल्टा एन जी का मान कुछ भी हो, अगर ताप का मान 1/r केल्विन है उस केस में भी केपी और केसी का मान बराबर होगा। मतलब अभिक्रिया, एक केस तो क्या हुआ, अगर अभिक्रिया का डेल्टा एन जी 0 है ना, अभिक्रिया का डेल्टा एन जी 0 है और ताप का मान तुम कुछ भी रख दो, अभिक्रिया का डेल्टा एन जी अगर 0 है तो आप कुछ भी रखो, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर डेल्टा एन जी 0 है तो केपी केसी बराबर होगा। दूसरा क्या है, अभिक्रिया का डेल्टा एन जी कुछ भी हो और ताप का मान 1/r केल्विन है तो उसके लिए भी केपी और केसी का मान बराबर होता है। याद कर लेना, स्पेशल पॉइंट है, इसे लिखा ना आपके लिए स्पेशल पॉइंट। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको केपी और केसी का संबंध बताया ना बेटा, इसी प्रकार से एक संबंध होता है हमारा केपी और केएक्स के बीच में। तो नेक्स्ट में बताने जा रहा हूँ केपी तथा केएक्स में संबंध। वही तरीका, हमने उत्क्रमणीय अभिक्रिया मान ली है, N1A + M2B से हमने M1C + M2B बना दिया है। ठीक है, इसके लिए केपी लिखा, तो केपी लिखना मैंने आपको बता दिया, उत्पाद अपूर्ण क्रियाकारक और आंशिक दाब लिख दिए। इसके लिए केएक्स लिखा, वही तरीका, C की मोलविन का पावर M1, D की मोलविन के पावर M2, A की मोलविन की पावर N1 × B की मोलविन की पावर N2। ये तो मैंने केपी और केएक्स के फॉर्मूले लिख दिए। इसको बोला समीकरण नंबर 1, उसको बोला मैंने समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब आपको आंशिक दाब समझाता हूँ। आंशिक दाब का क्या मतलब है, जैसे आपने क्या किया, एक कंटेनर लिया और उसके अंदर बहुत सारी गैसें भर दी। ये समझना, ये कंटेनर है, अब इस कंटेनर के अंदर आपने एक गैस A, एक गैस B और एक गैस C, 3 गैस मिला दी, तो इसके अंदर कुल दाब होगा। अब कुल दाब के अंदर क्या होगा, A का भी कंट्रीब्यूशन होगा, B का भी कंट्रीब्यूशन होगा और C का भी कंट्रीब्यूशन होगा। मतलब वो जो कुल दाब है वो किसकी वजह से होगा, A, B और C तीनों की वजह से होगा ना। तो हम ये बोलते हैं कि उस कुल दाब के अंदर A की वजह से जो दाब होता है उसको बोलेंगे A का आंशिक दाब, B की वजह से जो दाब होगा उसको बोलेंगे B का आंशिक दाब, और C की वजह से जो दाब होगा उसको बोलेंगे C का आंशिक दाब, और तीनों के आंशिक दाब को जोड़ दे तो हमारे को मिल जाता है कुल दाब। ठीक है, ये तो हमने आंशिक दाब के बारे में समझा दिया। अब किसी गैस का आंशिक दाब निकालने का तरीका क्या होता है, जैसे आपने गैस से मिश्रण बना लिया, उसके बाद आपने गैस A, B, C और D, आपने तो बहुत सारी गैसें मिला दी, और आप ये देखना चाह रहे कि एक एक गैस का आंशिक दाब क्या होगा, तो उसको निकालने का तरीका, आंशिक दाब कैसे निकालते हैं, उस गैस की मोलविन को कुल दाब से गुणा कर दो। ये लिखा मैंने फॉर्मूला। आंशिक दाब निकालने का तरीका क्या है, जिस गैस का आंशिक दाब निकाल रहे हो तो उस गैस की मोलविन इंटू कुल दाब करना होता है।
जैसे मान लो मेरे को गैस एक आंशिक दाब निकालना है तो कैसे निकालूंगा, गैस ए के मोलविन इनटू कुल दाब। जैसे मैंने लिखा पी ए का मतलब क्या हो गया, गैस एक आंशिक दाब बराबर गैस ए के मोलविन इनटू पी, एक्स इनटू पी। पीबी निकालना है तो पीबी क्या लिखोगे, एक्स बी इंटू पी, पीसी बनेगा एक्स इंटू पी और पीडी बन जाएगा एक्स डी इंटू पी। इस प्रकार से हम आंशिक दाब निकाल सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो केपी का फॉर्मूला है इसमें पीसी की जगह ये रख देते हैं, पीडी की जगह वो मान रखे, पीए की जगह ये रखे और पीबी की जगह ये मान रखते हैं। तो देखो नेक्स्ट हमारी स्टेप आ रही है, केपी बराबर केपी बराबर था ना पी सी का आंशिक दाब, तो उसकी जगह लिखा एक्स सी इंटू पी इसका पावर m1। डी का आंशिक दाब की जगह लिखा एक्स डी इंटू पी इसका पावर m1। ए का आंशिक दाब की जगह लिखा हमने एक्स ए इंटू पी का पावर n1 और बी के आंशिक दाब की जगह लिखा हमने एक्स बी इंटू पी का पावर n1। ये लीजिए, अब इसको रीअरेंज करते हैं, इसको मैंने काम करते हैं, इसको इस तरह देते हैं एक्स सी का पावर m1, एक्स डी का पावर m2, एक्स ए का पावर n1, एक्स बी का पावर n2। इसको तो मैंने अलग कर दिया, ये लीजिए इसको अलग कर दिया। अब बचा क्या, p का पावर m1 प्लस m2 तो ऊपर बचा और नीचे बचा p का पावर n1 प्लस n2। तो ये तो इसको मैंने अलग कर दिया और p का पावर ये लिख दिया m1 प्लस m2 ये ब्रैकेट के अंदर माइनस n1 प्लस n2 ये बन गया। ठीक है, इसकी बात करें ये तो क्या है, ये तो kx बन गया, ये तो kx बन गया ना। तो kp की जगह kp लिखा, इसकी जगह लिखा kx और ये p और ये क्या उत्पाद के गैस से मोल माइनस क्रिया कारक के कुल गैस से मोल, तो इसको लिख दिया मैंने डेल्टा जी। तो हमारे पास रिलेशन आ जाता है, रिलेशन क्या बन गया, kp बराबर kx p का पावर डेल्टा जी। ठीक है, तो अब ये याद कर लेना। तो kp और kc में तो संबंध क्या है, kp बराबर kc RT की पावर डेल्टा जी और kp और kx में संबंध बन गया kp बराबर kx p का पावर डेल्टा जी। ठीक है जी।